हेलो सभी साथियों को मेरा नमस्कार। तो साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल ज्योमेट्री का लास्ट टॉपिक रह गया आपका क्वाड्रिलेटरल ज्योमेट्री में। आपके 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहला पार्ट पढ़ा था हमने पॉलीगन यानी बहुपद, सेकंड पढ़ा था हमने लाइंस यानी रेखा, थर्ड पढ़ा था हमने एंगल यानी कोण, और फोर्थ पढ़ा था हमने सर्कल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले आपको ये समझना है क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। तो जिसमें 4 साइड्स होती हैं, 4 भुजा होती हैं। सबसे पहला पढ़ते हैं हम स्क्वायर यानी कि वर्ग। स्क्वायर यानी कि वर्ग, ठीक है, ये होता है स्क्वायर। स्क्वायर से आपके कुछ बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला पूछेगा कि इसकी प्रत्येक भुजा, स्क्वायर क्या होता है, जिसकी ऑल साइड इक्वल हो। ऑल साइड क्या हो, इक्वल, मतलब सभी भुजा बराबर। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, सभी भुजा बराबर होती है, बराबर होती हैं, यानी कि सभी भुजा क्या होती हैं, बराबर। आपसे पूछेगा ईच एंगल कितने डिग्री का होता है। ये ईच एंगल कितने डिग्री का होता है, तो ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। आपका सभी एंगल कितने का होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 90 डिग्री का, ठीक है। ईच एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। थर्ड पॉइंट आपसे पूछेगा इसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, यानी कि साइड का स्क्वायर। नेक्स्ट पूछेगा आपसे परिमाप, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर होता है इसका, देखिए पेरीमीटर का होता है सम ऑफ ऑल साइड, मतलब चारों भुजाओं का योग। और कितनी भुजाएं हैं इसमें, 4 साइड हैं, तो कितना हो गया, 4a। नेक्स्ट हमसे पूछेगा कि इसमें विकर्ण कितने होते हैं, विकर्ण, विकर्ण। तो देखिए इस तरह से एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष तक लाइन खींचते हैं, उसे कहते हैं विकर्ण। ये हो गए विकर्ण। तो इसमें विकर्ण कितने हुए, 2 विकर्ण होते हैं, और प्रत्येक विकर्ण इक्वल होता है, समान समान होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट हैं स्क्वायर में जो कि आपको याद रखने हैं। देखिए नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे आयत। आयत यानी रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या होता है, जिसमें आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर, यानी कि फेसिंग साइड क्या होती है, इक्वल। सपोज ये ए साइड है तो ये भी ए साइड हो जाएगी, ये बी साइड है तो ये भी बी साइड हो जाएगी। नेक्स्ट क्या होता है, देखिए नेक्स्ट आपसे पूछेगा ईच एंगल कितने का होता है। तो ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, सेम रेक्टेंगल में होता है और सेम स्क्वायर में होता है। ईच एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का। और आपसे इसका क्षेत्रफल पूछता है यानी एरिया। तो क्षेत्रफल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। आपसे अगर परिमाप पूछे, परिमाप, तो परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। देखिए ए कितनी बार आया है, 2 टाइम्स, तो 2a प्लस b, ये हो गया इसका पेरीमीटर। आपसे पूछे इसमें विकर्ण कितने होते हैं, विकर्ण यानी डायगोनल, तो विकर्ण होते हैं 2। एक ये विकर्ण हो गया और ये एक विकर्ण हो गया, तो विकर्ण कितने हो गए, 2। देख सकते। नेक्स्ट थर्ड हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल में रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, इस तरह से होता है रोम्बस। ये हो गया रोम्बस, यानी कि समचतुर्भुज, जिसमें ऑल साइड इक्वल होती है, ऑल साइड इक्वल। सबसे पहला पॉइंट ये आपको याद रखना है, सभी भुजा बराबर, सभी भुजा बराबर। सेकंड पॉइंट आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि रोम्बस यानी समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो नहीं, ये स्क्वायर की तरह वर्क करता है, पर इसका एंगल 90 डिग्री नहीं होता। तो यहाँ लिखेंगे प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होता। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, नहीं होता। ये सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है। देखिए थर्ड, अगर आपसे क्षेत्रफल पूछे रोम्बस का क्षेत्रफल यानी एरिया क्या होता है,
तो देखिए इसमें दो डायगोनल्स होते हैं, यानी 2 विकेट्स होते हैं, एक हो गया D1 और एक हो गया D2, ये हो गया D2। तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 मल्टीप्लाई फर्स्ट डायगोनल मल्टीप्लाई सेकंड डायगोनल। अगर इसका पेरीमीटर यानी परिमाप पूछता है, परिमाप पेरीमीटर, तो 4a, ये होता है 4a। तो रोम्बस में ये नॉलेज है, थोड़ी सी याद रखनी है। ठीक साथी, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, आपसे पूछा है समांतर चतुर्भुज किसकी तरह वर्क करता है, तो ये रेक्टेंगल की तरह वर्क करता है, जिसमें आमने सामने की साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये हो गया समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में आपसे देखिए, सपोज ये एंगल x है, तो इसके सामने भी ये एंगल x हो जाएगा। ये एंगल y है, तो इसके जस्ट सामने ये एंगल y हो जाएगा। और दो कॉन्कर देखिए, को इंटीरियर एंगल का सम होता है, एक ही लाइन पे दो एंगल का सम होता है 180 डिग्री। सेम रोम्बस में होता है और सेम, ये पॉइंट आपको याद रखना है, एक ही लाइन पे अगर 2 एंगल्स बन रहे हैं पैरेललोग्राम में और रोम्बस में, तो उन दोनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो इसकी सामने सामने की साइड क्या हुआ है, इक्वल। ये किसकी तरह वर्क करता है, रेक्टेंगल की तरह। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर इसका क्षेत्रफल आपसे पूछता है, क्षेत्रफल जो क्षेत्रफल होता है, देखिए सामने वाली भुजा पे लंब डाल देते हैं, जिसे बोलते हैं ऊंचाई। तो भुजा इंटू ऊंचाई, ये होता है इसका क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल होगा। अगर परिमाप पूछता है, परिमाप, तो परिमाप होता है सेम रेक्टेंगल की तरह 2 ब्रैकेट में a प्लस b। तो ये पॉइंट याद रखने हैं इसमें। देखिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज। ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसमें दो भुजाएं आपस में एक दूसरे के समांतर होता है, इस तरह से होता है ये ट्रेपेजियम। सपोज ये A है, ये B, ये C और ये D, तो ये बन गया ट्रेपेजियम। यहाँ से डालते हैं इस पर हाइट यानी ऊंचाई, इसे बोलते हैं ऊंचाई। तो ट्रेपेजियम क्या होता है, समलंब चतुर्भुज, जिसमें सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर, यानी कि A किसके समांतर हो जाएगा, B। अगर आपसे यहाँ क्षेत्रफल पूछता है, इसका ज़्यादातर क्षेत्रफल ही पूछेगा। तो क्षेत्रफल इसका होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, ये इसका क्षेत्रफल होता है। तो समांतर भुजाएं क्या दी हमें, a प्लस बी और ऊंचाई h, तो ये होता है इसका क्षेत्रफल, अगर आपसे क्षेत्रफल पूछे तो। सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू ऊंचाई इंटू हाइट, तो ट्रेपेजियम में आपको यही याद रखना है बस। ठीक है, नेक्स्ट हम 6th पढ़ते हैं। नेक्स्ट काइट यानी पतंग। तो इस तरह से होती है काइट। यहाँ से इसमें 2 विकर्ण होते हैं, एक विकर्ण ये, एक विकर्ण ये। अगर ये साइड ए है तो ये साइड ए हो जाएगी, ये साइड बी है तो ये साइड बी हो जाएगी। बस इतना ही आपको याद रखना है। तो चतुर्भुज में हमने पढ़े 6 टाइप के चतुर्भुज होते हैं आपके। सबसे पहले स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम और काइट। तो साथियों, ट्रेपेजियम में हम कुछ केस पढ़ते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन यही से पूछा जाएगा। सबसे पहला केस होता है ट्रेपेजियम में, कोई भी आपको अगर समलंब चतुर्भुज दिया है इस तरह से, और इसमें 2 विकर्ण दिए हैं जो कि आपस में किसी बिंदु पर काटेंगे। देखिए ये सपोज ये बिंदु A है, ये P है, Q है, R है और S है। तो देखिए जो भी विकर्ण आपस में कैंसिल आउट करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक PO डिवाइड में OR इज इक्वल टू OS अपॉन OQ। तो ये अनुपात हमेशा बराबर रहता है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। कोई भी एक लाइन आपको अननोन होगी, 3 गिवन होंगी। तो देखिए जो भी विकर्ण आपस में काटते हैं, तो उनका यहाँ से यहाँ तक का रेशियो इसके इक्वल होता है, दोनों विकर्णों के काटने के इक्वल। सेकंड हम पढ़ेंगे, कोई भी आपको ट्रेपेजियम दिया है, समलंब चतुर्भुज, और इस तरह से कोई भी 2 विकर्ण आपस में कैंसिल आउट करते हैं किसी बिंदु को। अब देखिए इन दोनों विकर्णों के बीच में इनको नाम दे देते हैं PQRS। इन दोनों विकर्णों के, ये विकर्ण हो गया पहला और ये विकर्ण हो गया दूसरा। अगर इन विकर्णों के मध्य में
कोई हम बिंदु रख देते हैं जिन्हें बोलते हैं मध्य बिंदु ए बी। यहाँ पर ए बी क्या हो गया आपके विकर्ण के मध्य बिंदु, विकर्ण के मध्य बिंदु। ए एंड बी इज द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल। तो आपसे इस डायगोनल, इस पॉइंट को अगर इससे मिलाएंगे तो इसकी लेंथ पूछेगा, यानी आपसे ए बी की लेंथ पूछेगा। तो ए बी की लेंथ कैसे निकालेंगे, जो भी पैरेलल साइड होती है समांतर, देखिए ट्रेपेजियम में ये दो समांतर भुजा होती है, तो पहली वाली समांतर भुजा, पहली वाली रेखा में से दूसरी वाली समांतर भुजा को माइनस करके डिवाइड कर देना है 2 से। तो आपके ये मध्य बिंदु जो विकर्ण के बीच में एक रेखा खींची जाएगी दोनों के, उसकी लेंथ आ जाएगी। क्या करना है, जो भी समांतर भुजाएं उनको आपस में माइनस कर देना है, डिवाइड कर देना है 2 से। तो ये 2 पॉइंट्स हैं जो कि ट्रेपेजियम में आपको याद रखने हैं, आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। देखिए साथियों, नेक्स्ट ट्रेपेजियम में नेक्स्ट केस पढ़ते हैं हम। देखिए ये डायगोनल, अगर कोई ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज दिया और आपको बीच के विकर्ण दिए, तो इसमें फॉर्मूला होता है D1 यानी पहले विकर्ण का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इक्वल टू जो नॉन पैरेलल साइड है, यानी कि जो समांतर भुजाएं नहीं है। तो कौन सी समांतर भुजाएं नहीं है, D और B। तो D का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2 जो समांतर भुजाएं उनका मल्टीप्लाई A इंटू C। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है ट्रेपेजियम में। तो आपसे कोई भी एक अननोन, कोई भी एक डायगोनल पूछ सकता है, कोई भी साइड पूछ सकता है। किस तरह से याद रखना है, विकर्ण दिए होंगे आपको तो विकर्णों के वर्गों का योग इक्वल टू जो नॉन पैरेलल साइड है टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 इंटू जो पैरेलल साइड है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। सेकंड हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगर कोई भी आपको ट्रेपेजियम दिया है, इस तरह से कोई ट्रेपेजियम है यानी कि समलंब चतुर्भुज है, और उसके बीच में एक लाइन खींच दी जाती है समांतर रेखाओं के मध्य एक और समांतर रेखा खींच दी जाती है। ये हो गया आपका ए बी सी डी, ये ई और ये एफ। ये आपको साइड दी है ए, ये आपको साइड दी है बी, ये आपको साइड दी है सी और ये आपको साइड दी है डी। समांतर रेखाओं के मध्य एक और समांतर रेखा खींच दी जाती है। तो इस समांतर रेखा की आपसे लंबाई पूछता है यानी लेंथ पूछता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए ए एफ निकालना है। तो इसका देखिए ए का मल्टीप्लाई तो कर देना है दूसरे वाले से। ये समांतर चतुर्भुज कितने बन गए, 2, एक ये एक ये। तो पहली वाली भुजा का मल्टीप्लाई कर देना है सेकंड पॉइंट से ए डी, और इसका मल्टीप्लाई कर देना है फर्स्ट वाले से बी सी अपॉन जो कि सी प्लस डी, जिनसे आपसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो ये दो फॉर्मूले हैं। दो समांतर रेखाओं के मध्य में एक समांतर रेखा खींची जाएगी, यानी 2 पैरेलल लाइंस के मिडिल में एक पैरेलल लाइंस होगी, उसकी लेंथ पूछेगा आपसे। ये पॉइंट आपको गिवन होंगे। तो इस वाले का मल्टीप्लाई इससे कर देना, इस वाले का मल्टीप्लाई इससे, डिवाइड में सी प्लस डी, जिस रेशियो में ये डिवाइड हो रहे हैं। तो ट्रेपेजियम में दो फॉर्मूले आपको याद रखनी। देखिए नेक्स्ट केस पढ़ते हैं हम ट्रेपेजियम में। आपको इस तरह से एक ट्रेपेजियम गिवन होगा, यानी कि समलंब चतुर्भुज, और उसके मध्य में एक और समांतर रेखा होगी। दो समांतर रेखाओं के मध्य में एक समांतर रेखा होगी। इसे नाम देते हैं ए बी सी डी ई और एफ। ये आपको भुजा दी होंगी साइड जो कि पैरेलल साइड है समांतर रेखा। अब देखिए यहाँ पे दो ट्रेपेजियम बन गए, एक ट्रेपेजियम बन गया ए डी एफ ई, और एक ट्रेपेजियम ये बन गया ई एफ सी डी। तो आपसे इनका एरिया पूछेगा, यानी कि एरिया यानी क्षेत्रफल, एरिया ऑफ पहले ट्रेपेजियम का ए बी एफ ई अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रेपेजियम ई एफ सी डी। तो देखिए इसका एरिया, पहले वाले का अगर आपको एरिया निकालना है तो क्या करना है, इस पहले वाले की साइड कितनी है ए, तो उस साइड का 3 टाइम्स करना है, प्लस करनी है दूसरी साइड, तो ये आ जाएगा पहले वाले का एरिया। सेकंड वाले का एरिया निकालना है तो सेकंड वाले का 3 टाइम्स कर देंगे, प्लस पहली इसकी अदर साइड, तो a प्लस 3b। यानी कि आपको ट्रेपेजियम में दो समांतर रेखाओं के बीच में एक मध्य समांतर रेखा हो तो वहाँ पर दो ट्रेपेजियम बनेंगे, एक ए बन गया एक ए बन गया। अब क्या करना है आपको, अगर आपका इसका एरिया पूछता है तो इसी साइड का 3 टाइम्स करके दूसरी साइड को प्लस कर देना। अगर आपसे दूसरे वाले का एरिया पूछता है तो इसी साइड का 3 टाइम्स करके पहले वाले की साइड को प्लस कर देना। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं
चक्रीय समलंब चतुर्भुज, साइक्लिक ट्रेपेजियम, साइक्लिक ट्रेपेजियम, चक्रीय समलंब चतुर्भुज। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ये कैसा दिया होगा, इस तरह से आपको कोई भी ट्रेपेजियम दिया होगा और यहाँ पर एंगल गिवन होंगे। ये एंगल सपोज एक्स है तो ये एंगल हो जाएगा आपका एक्स। सेम एंगल होते हैं, ये एंगल बाई है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, बाई। तो इसमें टू, देखिए एक लाइन पर टू एंगल्स बने एक्स और बाई, तो इन दोनों एंगल का सम होता है ट्रेपेजियम में 180 डिग्री। सेम होता है रोम्बस में, सेम होता है पैरेललोग्राम में, तो आपको ये याद रखना है। तो ट्रेपेजियम के एक ऐसे, इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहता ही रहता है, ये आपको याद रखने। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम रोम्बस की। रोम्बस में मैंने आपको भी बताया था कि चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। रोम्बस यानी समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। देखिए रोम्बस हमारा इस तरह से रोम्बस फॉर्म होता है, ये हो गया रोम्बस। इसमें ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, पर आपको इसमें याद रखना है ईच एंगल इज नॉट 90 डिग्री। हर प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता। इसमें टू डायगोनल्स होते हैं, यानी दो विकर्ण होते हैं। सपोज ये डायगोनल D1 है और ये डायगोनल D2 है। आपसे क्वेश्चन में इनका रेशियो पूछेगा कि इनका रेशियो क्या होता है। अगर आपको एक एंगल 120 डिग्री दिया, एक एंगल 60 डिग्री, तो आपसे ये डायरेक्ट आता है। तो पहला वाला डायगोनल होता है √3 और दूसरा वाला डायगोनल होता है 1। आपको ये कैसे पहचानना है कि कौन सा √3 होगा, कौन सा। देखिए फर्स्ट वाला डायगोनल है, उसके साथ एंगल 120 डिग्री है तो √3 होगा, और जिसके एंगल 60 डिग्री है वो 1 होगा। बस आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। देखिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज बताया था मैंने, आयत की तरह काम करता है, यानी रेक्टेंगल की तरह वर्क करता है, जिसमें आमने सामने की साइड क्या होती है, इक्वल। ये साइड ए है तो ये साइड ए, ये साइड बी है तो ये साइड बी। इसमें टू डायगोनल्स होते हैं, फर्स्ट डायगोनल हो गया ये, सेकंड डायगोनल ये, यानी कि दो विकर्ण होते हैं इसमें। सपोज आपने नाम दिया इसको, फर्स्ट डायगोनल को D1 और सेकंड डायगोनल को D2। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है, फर्स्ट डायगोनल का स्क्वायर प्लस सेकंड डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू 2a² प्लस b²। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। कोई भी एक अननोन होगा और आपको इससे फाइंड करना होगा। तो रोम्बस में आपको ये याद रखना है कि टू डायगोनल्स का जो रेशियो होता है 60 120 के एंगल पे, वो √3 रेशियो 1 होता है। और पैरेललोग्राम में आपको याद रखना है, अगर आपको विकर्ण दिए और भुजा भी दिए, तो कोई एक भुजा पूछी है, विकर्ण दिए, तो पहले विकर्ण का स्क्वायर प्लस सेकंड विकर्ण का स्क्वायर प्लस 2 × a² प्लस b²। तो ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी की, मतलब सॉरी रोम्बस की, और ये पैरेललोग्राम की। तो आप इन्हें नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, अगर कोई भी चतुर्भुज है यानी कि क्वाड्रिलेटरल है और उसमें दो विकर्ण हैं जो आपस में 90 डिग्री के एंगल पे कट कर रहे हैं। ये भुजा ए है, ये भुजा बी है, ये भुजा सी है, ये भुजा डी है। अगर कोई भी क्वाड्रिलेटर है यानी कि चतुर्भुज है और उसमें टू डायगोनल्स हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री, यानी विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं 90 डिग्री के एंगल पे, तो इस क्वाड्रिलेटरल में आपको याद रखना है सामने वाली भुजाओं का योग हमेशा इक्वल होता है। यानी फेसिंग साइड होती है जो, उनका समय इक्वल रहता है, यानी कि A + C इक्वल हो जाएगा B + D के। कोई आपको एक साइड अननोन होगी, तीन साइड आपको गिवन होती है। तो इसमें आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब डायगोनल कितने डिग्री पे कट करेंगे, 90 डिग्री पे, यानी कि विकर्णों के जो प्रतिच्छेद बिंदु है उस पर कोण कितने का बनेगा, 90 अंश का। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, सामने वाली भुजाओं का योग अदर सामने वाली भुजाओं के योग के बराबर रहता है।
देख सकते हो हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या बना है, ए बी सी डी एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है। अभी हमने पढ़ा था चक्रीय समलंब चतुर्भुज यानी कि एक ट्रेपेजियम है और इसके बाहर एक सर्कल है, इस तरह से क्वेश्चन में बोला गया है। और यहाँ पर एक क्या दिया है, वृत्त दिया है इस तरह से आपको, यानी वृत्त के अंदर क्या है, सर्कल है। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब ये होता है जो कि वृत्त के अंदर हो। फिर क्वेश्चन में बोला गया है कि जिसमें ए डी, ये आपको साइड दिया ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है ये आपको साइड गिवन है, ठीक है। ये आपको ए डी और ये बी सी, जिसमें बोला गया ए डी और ए बी सी ये एक दूसरे के समांतर हैं यानी पैरेलल है। आपसे बोला गया एंगल ए दिया है 98, ये एंगल गिवन है हमें 98। तो अन्य तीन कोण बताइए। कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है यानी कि कोई भी चक्रीय चतुर्भुज है और वो वृत्त के अंदर है। किसके अंदर है, वृत्त के। तो देखिए ये जो एंगल होगा, सपोज ये एंगल एक्स है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, एक्स, सेम होते हैं। ये एंगल आपका वाई है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, वाई। और आमने सामने वाले एंगल का सम होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री, ये आपको याद रखना है। अभी मैंने बताया था आपको, सबसे लास्ट में हमने चक्रीय चतुर्भुज पढ़ा था, तो उसी के क्वेश्चन करना है। ये एंगल 98 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 98। एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल डी के। तो एंगल डी कितना आ जाएगा आपका, 98। अब देखिए ये फेसिंग एंगल हो गए सामने वाले एंगल ए और एंगल सी। तो चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने वाले एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो एंगल सी कैसे आएगा, 180 डिग्री में से ए को माइनस कर देंगे, ए कितना है 98। तो 98 को जब माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 2 और ये 8 यानी 82। तो एंगल सी कितना आ गया, 82। अब देखिए जितना एंगल सी होगा उतना ही क्या होगा, एंगल बी, क्योंकि ये इक्वल होंगे तो एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, 82। तो एंगल बी भी कितना आ जाएगा, 82। चक्रीय चतुर्भुज में आपको याद रखना है एक एंगल आपको गिवन होगा, जो एंगल ये होगा वही एंगल इसके सामने वाला होगा, ये वाला। अब आमने सामने वाले एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो इसे 180 में से माइनस कर देंगे, एंगल सी आ जाएगा। जो एंगल सी होगा वही एंगल बी होगा। तो चक्रीय चतुर्भुज में इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी डी एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है। चक्रीय समलंब चतुर्भुज का ये मतलब है कि एक ट्रेपेजियम है जो कि सर्कल के अंदर है, इस तरह से वृत्त के अंदर एक सर्कल है, ये हो गया चक्रीय चतुर्भुज। ये आपको जो कि बोला गया ए डी, ये भुजा ए डी है जो कि समांतर है बी सी के, जिसमें आपको एंगल ए दिया है 110, ठीक है। ये एंगल कितना है 110, तो इसके सामने क्या है, ये एंगल है, तो ये भी कितना हो जाएगा 110, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज में समांतर रेखा एक पे जो दो एंगल बनेंगे वो सेम रहते हैं। देखिए ये आमने सामने वाले एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये एंगल 110 दिया है, सामने वाला एंगल निकालना है, तो इसे 180 में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 70 डिग्री, यानी एंगल सी कितना आ गया 70 डिग्री। जितना एंगल सी होगा उतना ही एंगल बी होगा, तो ये भी कितना होगा 70 डिग्री। तो चक्रीय चतुर्भुज में एक एंगल आपको गिवन होगा, इसका सामने वाला एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 में से माइनस कर देंगे, सामने वाला एंगल आ जाएगा। ये एंगल जितना होगा वही एंगल ये होगा, ये एंगल जितना आएगा वही एंगल ये आएगा। तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन आएगा। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी है, यानी कि एक ट्रेपेजियम है ए बी सी डी, ये हो गया ट्रेपेजियम ए बी सी डी। ये हो गया आपका ए, ये बी, ये सी और ये डी। ये एक ट्रेपेजियम है जिसमें बोला गया ए बी समांतर है डी सी के, वो समांतर है ई एफ के। तो इनके मध्य में एक रेखा है ई एफ, ये दिया ई और ये दिया एफ, जो कि तीनों क्या है आपस में समांतर है। भुजा ए डी, जो ए डी भुजा है, और बी सी ये भुजा पर दो बिंदु हैं, ये हो गए दो बिंदु, एक ई और एक एफ। यदि ए बी आपको दिया है 8 और सी डी, ये हो गया सी डी, ये आपको दिया है 12, और ए ई यानी ये ए ई और ई डी, इसका रेशियो आपको गिवन होगा, तो ये दिया है 2 और ये दिया है 3। हमसे पूछा है भुजा ई एफ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपको जब भी दो समांतर रेखाओं के बीच में एक समांतर रेखा दी हो ट्रेपेजियम में,
और आपसे उसी समांतर रेखा की लंबाई पूछेगा, तो क्या करना है, ये आपको गिवन होंगे और ये अनुपात आपको गिवन होगा, तो क्या करना है, फर्स्ट वाले का मल्टीप्लाई तो सेकंड अनुपात में करना है, यानी कि 8 मल्टीप्लाई 3 प्लस लगाना है फिर, और दूसरी वाली भुजा का मल्टीप्लाई पहले वाले अनुपात में करना है 2 में, तो 12 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड में जो अनुपात दिया है उसी को ऐड करके डिवाइड कर देना है, यानी प्लस करके 2 + 3। देखिए इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 24 और ये 24, ये डिवाइड में कितना आ गया 5, इसे मल्टीप्लाई करेंगे ऐड करेंगे 48, 48 का डिवाइड करेंगे तो 9.6। तो आपको ई एफ जो दो समांतर रेखाओं के मध्य एक समांतर रेखा है उसकी लेंथ कितनी आ गई 9.6। सेम क्वेश्चन आता है आपको आमने सामने वाली समांतर रेखाओं की लंबाई दी जाएगी और ये अनुपात दिया जाएगा, आपसे इन दोनों समांतर रेखाओं के मध्य जो समांतर रेखा होगी उसकी लेंथ आपसे पूछी होगी। क्या करना है, पहली वाली जो लेंथ है उसका मल्टीप्लाई सेकंड रेशियो में, और सेकंड वाली लेंथ है उसका मल्टीप्लाई फर्स्ट रेशियो में, और डिवाइड कर देना है इन रेशियो को प्लस करके, और आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम टाइप का, हमें दिया है एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, जिसमें बोला गया ए बी जो भुजा है समांतर है सी डी के, और ये समांतर है ई एफ के, यानी इसके मध्य में एक भुजा ई और एफ भुजा ए डी, ये जो ई है वो ए डी का मध्य बिंदु है और एफ है जो बी सी का मध्य बिंदु है। यदि ए बी आपको 8 सेंटीमीटर दिया है और सी डी आपको 12, तो हमसे पूछा है ए बी, तो इससे जस्ट पिछले क्वेश्चन में हमें यहाँ अनुपात दिया था अगर आपको अनुपात नहीं दे और जो बीच वाली समांतर रेखा है उसकी लेंथ पूछे, तो उसमें क्या करना है, आपको जो समांतर रेखा दी होंगी उनको प्लस करके, मैंने आपको बताया था प्लस करके दोनों को 2 से डिवाइड कर देना है बस। दो समांतर रेखाओं के मध्य एक समांतर रेखा होगी, तो अगर आपसे इस समांतर रेखा की लंबाई पूछता है तो दोनों समांतर रेखाओं को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। तो 8 + 12 डिवाइड में 2, इनको ऐड करेंगे ये हो जाएगा 20/2, इससे कैंसिल करेंगे तो 10, तो ई एफ की लेंथ कितनी आ गई 10। आया आप सभी के समझ में, एक रेशियो वाला होता है एक बिना रेशियो वाला होता है, तो दोनों क्वेश्चन हो चुके। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी समांतर है डी सी के। इस तरह से आपको एक समलंब चतुर्भुज दिया है यानी ट्रेपेजियम, जो कि क्या है ए बी सी और डी। फिर क्वेश्चन में बोला गया और विकर्ण ए सी, ए को सी से मिला देंगे तो ये बन जाएगा विकर्ण बी डी, इसको बी को इससे मिला देंगे तो ये बन जाएगा विकर्ण, एक दूसरे को ओ पर काटते हैं तो बोल रखा है ओ ए, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ दी है आपको 5 ओ ए, ओ सी ये लेंथ आपको दी है 12, ओ बी ये लेंथ आपको दी है 6, और ओ डी आपसे पूछा है यानी कि ओ डी की लेंथ पूछे। तो हमने पढ़ा था अगर ट्रेपेजियम में दो विकर्ण आपस में एक दूसरे को काटते हैं तो विकर्ण के आधे का अनुपात यानी ओ ए का अनुपात रेशियो ओ सी से वो इक्वल होता है सेकंड विकर्ण का, यानी ओ डी अनुपात ओ बी, ये हो गया ओ बी, यानी ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ बी। अब हमें ये दिया है, ये कितना दिया है आपको 5 सेंटीमीटर, ये आपको दिया है 12 सेंटीमीटर, और ओ डी हमसे पूछा है और ओ बी हमें दिया है 6। इसको इधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में तो 6 × 5/12, देखिए 6 से इसको कैंसिल कर देंगे 2 बार, 2 से 5 को कैंसिल कर देंगे तो ओ डी कितना आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से कभी भी दो विकर्ण आपस में काटते हैं तो उन विकर्णों के अनुपात हमेशा बराबर रहते हैं, और ये फॉर्मूला यूज़ करके आपको आंसर निकालना है। कोई भी एक अननोन दिया होता है और इसमें आपको एक्स वाई जेड भी दिए होते हैं, वो हम अभी करते हैं। देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समलंब चतुर्भुज दिया आपको ए बी सी डी, जिसमें ए बी भुजा डी सी के समांतर है, जो कि जिसके विकर्ण किस पे काटते हैं ओ केंद्र पर काटते हैं। फिर बोला गया है कि ओ ए आपको दिया है x-5, यानी ये विकर्ण का एक पोर्शन आपको x-5, ओ सी ये आपको दिया है 3x - 19,
और यहाँ पे आपको ओ डी दिया है x-3 और ओ बी दिया है 3। तो इसमें आपको रेशियो याद रखना है, मैंने अभी बताया था ओ ए डिवाइड में ओ सी इक्वल टू हो जाएगा ओ डी अपॉन ओ बी। ओ ए हमें कितना दिया है x-5, ओ सी हमें दिया है 3x-19 इक्वल ओ डी हमें दिया है x-3 और ये हमें दिया है 3। ठीक है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। ये पहले वाले रेशियो की वैल्यू है और दूसरी सेकंड वाले रेशियो की वैल्यू। अगर ये सेटिस्फाई कर जाता है तो कभी भी ऑप्शन ट्राई करें तो हमेशा बी और सी पहले ट्राई करें, ज़्यादातर ऑप्शन बी या सी होते हैं। तो देखिए बी पहले 8x की वैल्यू कितनी है 8 3 मल्टीप्लाई 8-19। सेकंड क्या है 9, तो इसकी जगह रखेंगे 9 - 3 अपॉन 3। देखिए 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 3। देखिए 8 3 जा 24 और 24 में से 9 का कितना बचेगा आपका 5 इक्वल 9 में से ही जाएगा 6 अपॉन 3। इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये कितनी बार कैंसिल होगा 2 बार। तो ये हो गया 3/5 और 2। तो इससे हमारा आंसर सही नहीं आया। इसके बाद आपको ऑप्शन ट्राई करना है ए। अगर इन क्वेश्चनों में ऑप्शन ट्राई करेंगे तो आंसर आएगा। इसमें आपको x की वैल्यू पुट करनी है और जो भी ऑप्शन इक्वल होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, अननोन कभी भी पूछता है तो। ठीक है साथियों, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, एक समलंब ए चतुर्भुज ए बी सी डी में एक आपको ट्रिपेजियम दिया है, समलंब चतुर्भुज है ए बी सी डी। ये आपको ए बी सी और ये डी, जिसमें बोला गया है ए बी जो भुजा है डी सी के पैरेलल है यानी समांतर है। इसमें आपको बोला गया है ए बी दिया है 18, सी डी दिया है 4.4 और इसके विकर्ण के मध्य बिंदु। देखिए इसमें बोला गया है, इसमें विकर्ण है यानी डायगोनल्स हैं, ये हो गए डायगोनल्स, और विकर्ण के मध्य बिंदु ये हो गए दोनों विकर्ण, और इसके मध्य में 2 बिंदु हैं और यहाँ से दोनों बिंदुओं को मिलाने पे एक रेखाखंड बनता है जिसकी लंबाई पूछी है। मान लीजिए आपसे ई और एफ है, तो कभी भी इसी तरह का सेम पैटर्न आएगा, सेम क्वेश्चन आता है। एक ट्रेपेजियम होगा यानी कि समलंब चतुर्भुज होगा, उसमें आपको जो समांतर भुजाएं होंगी उनकी लेंथ आपको गिवन होगी, और जो विकर्ण काटेंगे यानी कि डायगोनल्स एक दूसरे को कट करेंगे, उन डायगोनल्स के मिड में एक 2 पॉइंट देंगे और उस मिड पॉइंट या लाइन की लेंथ पूछेगा आपसे, यानी मध्य रेखा का मध्य में जो रेखाखंड बनेगा उसी की लंबाई पूछेगा। तो इसकी लंबाई के लिए आपको क्या करना है, जो समांतर भुजाएं हैं उनको आपस में माइनस कर देना है। ये फॉर्मूला होता है पहली समांतर भुजा माइनस दूसरी समांतर भुजा डिवाइड में 2। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। तो ये दिया आपको 12, ये दिया 18, ये दिया 4.4 डिवाइड में 2। इसको जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 6 और यहाँ पे कितना बचेगा आपका 13.6। 2 से डिवाइड करेंगे तो 6.8। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। कभी भी 2 डायगोनल्स कट करेंगे और डायगोनल्स के मिड में 2 पॉइंट होंगे और उनसे एक लाइन बनेगी, उन 2 पॉइंट्स को मिलाने पे तो आपसे जो लाइन बनेगी उसकी लेंथ पूछेगा। तो लेंथ के लिए क्या करना है, जो भी आपकी सामने वाली साइड होगी यानी कि पैरेलल समांतर, उन भुजाओं को माइनस करके 2 से डिवाइड कर देना है और उस रेखाखंड की लंबाई आ जाएगी। तो प्यारे साथियों, आज हम यहीं तक रखते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको इस जितना भी मैंने पढ़ाया सब समझ में आया होगा। आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लियरिटी होगी। एक बार हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे तो हम जो लिखते हैं उसकी इमेज हमारे माइंड में छप जाती है, फिर आप इसे 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे तो आपके ये क्लियर हो जाएंगे। अगर किसी भी तरह की क्वेरी होती है कोई भी क्वेश्चन में, वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इससे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।